हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद हैं आज मारूफ दिफाई तज्ज़िया-निगार, डिफेंस के एक्सपर्ट और फोर्स मैगज़ीन के फाउंडर जनाब परवीन सुहानी साहब। आप बड़े ही मारूफ हैं और लगातार खा पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो या दुनिया भर में जहां कहीं भी लड़ाई हो, उस पर आप अपना तज्ज़िया पेश करते हैं और आपका जो तज्ज़िया है, आपका जो तबसरा है, सबसे ज़्यादा मोतबर माना जाता है। परवीन जी, बहुत शुक्रिया, आपने मिला टाइम्स के लिए टाइम निकाला और आज आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अमेरिका और ईरान की ये जो लड़ाई चल रही है, तो इस जंग का, इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलने वाला है? क्या लड़ाई खत्म होगी, आगे चलेगी और क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, मुख्तसर ये है कि लड़ाई का एक पहलू ख़त्म हो गया है और उस पहलू के अंदर हमने देखा है कि ईरान पूरी तरीके से जीत गया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जीत गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ है, जहाँ से कि सब जानते हैं 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस जाता है दुनिया का, वो उनके पूरे कंट्रोल में है। तो वो उनकी एक जीत हो गई। दूसरा ये है कि उन्होंने जो अपनी रणनीति बनाई है, वो कुछ ऐसी है कि सब कुछ अंडरग्राउंड है। और जिसको बहुत संक्षिप्त में कहा जाता है, उनकी रणनीति है कि हमें मिसाइल और ड्रोन की डोमिनेंस, मतलब हम इन दोनों एरियाज में बहुत ज़्यादा हों दुश्मन से, और उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है। तो ये एक दौर ख़त्म हो गया है जो पूरी तरीके से ईरान के हक में चला गया है। इसीलिए हमने देखा कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, अभी भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ईरान की जीत हुई है। तो वो 15 पॉइंट प्लान दिया है ईरान को पाकिस्तान के थ्रू, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो जीती हुई साइड होती है वो देती है अपना प्लान, ना कि वो साइड जो नहीं जीती है। तो पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान मीडिएटर है। तो अब ईरानियों ने भी अपना 5 पॉइंट का प्लान जो है वो अमेरिका को दे दिया है, और उस 5 पॉइंट्स में जो खास 3 बातें हैं वो बिल्कुल सामने आ जाती हैं, जो एक जीती हुई पार्टी ही कर सकती है। और वो 3 बातें ये है, एक तो वो ये कह रहे हैं हमारा जितना नुकसान हुआ है इस लड़ाई में, जो हमारा मटेरियल नुकसान हुआ है, ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट है, आप उन सबको कॉम्पेंसेट करिएगा। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल है, जो बिल्कुल बेनफा है, कंट्रोल में नहीं है अमेरिका के, आप उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि इजराइल अभी भी लड़ाई करना चाहता है और कर रहा है। ये उनकी दूसरी डिमांड है। तीसरी उनकी जो डिमांड जो बहुत अहम है वो ये है कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है, वो तकरीबन ये चाहते हैं कि ये अब स्ट्रेट ऑफ ईरान बन जाएगा, ये हमारी सॉवरेनिटी में आ जाएगा। हम तय करेंगे कि यहाँ से कौन से टैंकर क्या जा सकता है, हम तय करेंगे यहाँ पर क्या टैक्स लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। हम तय करेंगे कि यहाँ पे पेट्रो डॉलर में ट्रेड होगा कि पेट्रो युआन में होगा। कहने का मतलब ये है, जब आपकी सॉवरेनिटी में आपके पास कोई चीज होती है तो फिर आप ही तय करते हैं क्या होगा। तो मैंने कहा ये पहली फेज खत्म हो गई है। अब जो है अमेरिकन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आज उनके सामने ये है कि वो छोड़ के भी नहीं जा सकते। छोड़ के जाने का मतलब ये है कि ईरान का कब्जा रहेगा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान अमेरिका की प्रेस्टीज का और दुनिया में बहुत ज़्यादा होगा। तो अब कुछ बातचीत चल रही है कि हम कुछ लिमिटेड फोर्सेस को, स्पेशल फोर्सेस को, एयरबॉर्न फोर्सेस को अब हम लाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि मेरी बातचीत चल रही है ईरान के साथ। ईरान ने कह दिया है कोई बातचीत नहीं चल रही। तो उन्होंने खैर फिलहाल जो उन्होंने 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम दिया था, उसको अब उन्होंने आगे खिसका के 10 अप्रैल तक का कर दिया है। तो अब 10 अप्रैल के बाद जो है वो कहते हैं कि अगर हमारा अल्टीमेटम ये होना चाहिए पूरा जो हमने बताया है, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट्स वगैरह पे अटैक करेंगे। पर जैसे देखा गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रिलायबल प्रेसिडेंट नहीं है, वो अक्सर झूठ बोलते हैं। तो अब क्योंकि जब उनकी आ जाती हैं स्पेशल फोर्सेस, पूरी जो आ गई हैं तकरीबन, तो अभी देखना पड़ेगा
कि वो अगला एक्शन क्या लेते हैं। परवीन जी, जब हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, इस्लामाबाद में डायलॉग का सिलसिला जारी है। तुर्की, सऊदी अरबिया और इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पहुंचे हैं। कल की खबर थी कि शहबाज शरीफ ने 1 घंटे तक मसूद पेज़ेशकियान से बातचीत की। तो आपको लगता है कि इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पर ये अच्छी बात है कि उनकी बातचीत हुई है ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। बाकी ये जो 3 प्लेयर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, इजिप्ट, तुर्की, ये कोई मतलब खास प्लेयर्स हैं नहीं इस गेम में। जो गेम के प्लेयर्स हैं वो अमेरिका है, और अमेरिका ने कहा है कि हमारी मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा जो है वो ईरान है, तो ईरान जो है उनसे उनकी बातचीत हुई है 1 घंटा जैसे आप बता रहे हैं। और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो चाइना और रशिया हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएशन करे। अब इससे हल क्या निकलेगा वो यहाँ तय नहीं होगा। मीडिएशन वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में आज अगर कोई भी मुल्क इस चीज की मीडिएशन कर सकता है, अगर कोशिश भी कर सकता है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। बिल्कुल। इस हमला के पीछे जैसा कि कहा जा रहा है कि इसराइल की वजह से अमेरिका इस जंग में आया। अमेरिका का अपना कुछ हदफ नहीं। आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जो है बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कई अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि इजराइल अकेले जो है वो ईरान से नहीं लड़ सकता है। इजराइल कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मैं अमेरिका को इस जंग में शामिल कर लूं, तो वो उसमें कामयाब हो गया, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स रहे होंगे। पर जो फैक्टर हमें सामने दिखाई दे रहा है वो यही है कि दिसंबर के महीने में नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले थे अमेरिका में 1-2 बार, और दोनों को उन्होंने बताया था ट्रंप को कि देखिए, जैसे वेनेजुएला में हमने ऑपरेशन किया था, अगर हम टॉप लीडरशिप को हटा दें तो बाकी सब कुछ हमारी गोदी में आ जाएगा। तो इनको भी लगा कि चलिए शायद गोदी में आ जाएगा, पर मैं समझता हूँ ये कोई खास बड़ा फैक्टर नहीं है। कुछ और भी फैक्टर रहे होंगे जिसके बारे में लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि अमेरिका में इजराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है। कहा जाता है कि जो अमेरिका की पॉलिसीज है मिडिल ईस्ट के लिए, जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, वो इजराइल तय करता है। तो उसमें भी सच्चाई है, और कुछ वो और बातें भी हो रही है एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। तो अब क्या है बात, वो कहना मुश्किल है, पर ये बात तय है कि अभी जब वो ले आया है प्रेसिडेंट ट्रंप को इस लड़ाई में, अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको पॉज दिया है लड़ाई को, नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अमेरिका तय नहीं करेगा कि इजराइल कब लड़ाई को बंद करेगा, हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे। ये जो वेस्ट एशिया है, खासतौर पर जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, इसका फ्यूचर अब क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरह पूरी दुनिया का ताल्लुक है, 20% वहाँ से तेल जाता है। खासतौर पर जो गल्फ के देश है उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और अब ईरान कह रहा है कि उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। अब तक तो मुकम्मल तौर पर फ्री था, टैक्स लगाने की बात हो रही है। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? इन मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो वेस्ट एशिया है, ये एक बहुत ही अहम इलाका है, क्योंकि इसका असर ऑलरेडी पड़ रहा है दुनिया के ऊपर, दुनिया की इकोनॉमी पर, ऑयल पर, गैस पर, फ्यूल पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेट्रोकेमिकल्स पे, हर जगह फर्क पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ से, जैसे आप जानते हैं, इतना तेल जाता है, गैस जाता है, फर्टिलाइजर जाता है। तो अगर ये अब जैसे ईरान के कब्जे में है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ईरान के कब्जे से कोई खींच सकता है। मेरे हिसाब से अभी अमेरिका को जो अपनी हार कबूल करनी पड़ेगी और ईरान से बात करनी पड़ेगी कि अब हम किस तरीके से आगे चलें स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को लेकर, क्योंकि मेन मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है। तो अब ये, अगर जैसे मैंने आपसे बताया, ईरान के पास रहता है, तो इससे ये रीजन नहीं, पूरी जियोपॉलिटिक्स दुनिया की बदल जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि आज दुनिया यूनिपोलर नहीं है। यूनिपोलर का मतलब सिर्फ एक बड़ी ताकत अमेरिका नहीं है। आज दुनिया मल्टीपोलर है, जिसमें 3 बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में ईरान के पीछे 2 बड़ी शक्तियां खड़ी हैं, चाइना और रशिया।
तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जो है वो इस एरिया से बदलेगी। इस एरिया की अहमियत ये है क्योंकि ये वो एरिया है जहां पहली बार मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका डायरेक्टली किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। क्या इस जंग में रूस और चीन खुलकर है ईरान के साथ? क्योंकि देखा जा रहा है कि ईरान की जो एयर फोर्स है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है और इसराइल टारगेट किलिंग करने में लगातार कामयाब हो रहा है ईरान में, और ईरान का जो फाइटर प्लेन है वो भी कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर रूस और चीन का सपोर्ट रहता तो शायद ईरान की एयर फोर्स इतनी कमज़ोर ना रहती। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था, ये सोच बदलनी है। आप ही नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी ये पूरी सोच बदलनी चाहिए कि 21वीं सदी की लड़ाई 20वीं सदी की लड़ाई नहीं है। 20वीं सदी की लड़ाई में होता है हवाई जहाज, उसमें होता है बहुत सारे टैंक्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, बड़े बड़े जहाज हो। ये दूसरी लड़ाई है जहाँ पे कि स्पेस होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना लड़ाई नहीं हो सकती। उन चीजों में आज जो है चाइना पूरी तरीके से साथ खड़ा है ईरान की, रशिया पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है। मिसाल के तौर पे आप जाइएगा ऑपरेशन सिंदूर में। जी। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे एक जनरल थे, उन्होंने ये कबूल किया था जब ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था कि पाकिस्तान की साइड को हमारे हमारी साइड की पूरी जानकारी थी, विजिबिलिटी थी, उनको पता था कि हमारी कौन सी चीज कहाँ है। तो इसको लड़ाई कहते हैं आज। इसको हम बोलते हैं कैपेबिलिटीज। ये प्लेटफॉर्म की लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे बताया, ये हवाई जहाज की लड़ाई नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये जो दो मुल्क हैं, ईरान और इजराइल, इनके बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर में अगर आपको हवाई जहाज ले जाना है और फिर उसको वापस लाना है, उसको अपने मिशन भी करने हैं, तो उसके लिए उसको रिफ्यूलर्स चाहिए होते हैं, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। जबकि आप मिसाइल में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया है, जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, इन्होंने फोकस रखा है। ईरान ने अपनी, जैसे मैंने बताया, मिसाइल्स की और ड्रोन्स की डोमिनेंस, और जहां तक चीन और रशिया का सवाल है, जितनी वो उनको मदद कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा मदद है। ये हवाई जहाज़ों से मदद नहीं होती है। ये बात हमारे जितने भी एनालिस्ट हैं उनको ये समझनी पड़ेगी कि अमेरिका आज उसके पास 20वीं सदी लड़ाई की काबिलियत है। ईरान 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहा है। ये सबसे बड़ा फर्क समझने की कोशिश है। नहीं, आपने एक बड़ी बात बताई कि 21वीं सदी में लड़ाई का तरीका बदल गया है और 21वीं सदी की जो लड़ाई है मिसाइल की, उसमें ईरान आ गया और अमेरिका अभी भी पीछे है। अभी जो एक कल से खबर आई है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया और उन देशों से उनका मुआहदा हुआ, क्योंकि अब तक इनको जंग महंगी लग रही थी कि एक ड्रोन जो $20,000 का है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इनका $1 मिलियन का मिसाइल जा रहा था। तो अब यूक्रेन ने अपनी टेक्नोलॉजी उनको दी है। तो क्या इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा था अमेरिका का या गल्फ के देशों का कम होगा और अंदाजा है लड़ाई लंबी चलेगी या ये कोशिश कामयाब नहीं होगी? देखिए, ये कहना अभी गलत होगा। ये बिल्कुल अभी मतलब तय नहीं कर सकते आप ये लड़ाई जल्दी खत्म होगी कि नहीं होगी। पर ये कहा जा सकता है कि ये जो लड़ाई है, यूक्रेन की लड़ाई के कंपैरिजन में हर जगह ये लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई हो रही है क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ये लड़ाई हो रही है अमेरिकन बेसेस में जो जीसीसी कंट्रीज में है। और ये लड़ाई बहुत तेजी से, जिसे हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर, वो हो रही है और हर जगह हो रही है। तो ये कहना अभी कि अब वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे नहीं लाएंगे, ये हमें मालूम नहीं है। अब ये जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना कि आप मेरे से ड्रोन ले लीजिए, क्योंकि उनकी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितने उनके पास उनको सामान दिया था अमेरिका ने, अब अमेरिका उनको सामान देना बंद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को अपनी लड़ाई लड़नी है। और अमेरिका के पास वॉर टाइम प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, लड़ाई के टाइम की काबिलियत,
प्रोड्यूस करने की वो नहीं है, जो कि रशिया के पास है, जो कि चाइना के पास है। तो ज़ेलेंस्की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी लड़ाई ना हार जाऊं, इसलिए वो यहाँ पे आके बता रहे हैं। पर देखिए, बोलना और फिर काम होना, उसका इस्तेमाल करना, इस सब में टाइम लगता है, ये अचानक नहीं हो जाता। तो इस पे निर्भर करेगा कि ग्राउंड फोर्सेस आती हैं नहीं आती हैं। जैसे मैंने कहा, एक फेज लड़ाई का खत्म हो चुका है जिसमें अमेरिका की शिकस्त हो चुकी है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है, वो तय करेंगे दूसरी फेज मुझे करनी है नहीं करनी है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें फिर ज़ेलेंस्की का रोल हो सकता है, पर उसमें वक्त लगेगा। इंडिया इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे क्राइसिस में आपको कहाँ नजर आ रहा है? किसके साथ इंडिया अभी खड़ा है? देखिए, इंडिया जो है वो पहले से ही सबको मालूम था। इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, और ये भी मालूम था इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका और इजराइल के साथ जुड़ी हुई है। पर हुआ क्या है कि 25 फरवरी को 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई है, 25 को प्रधानमंत्री मोदी चले गए इजराइल। तो जब आप ऐसे वक्त इजराइल जाते हैं जहां पे कि दुनिया को दिख रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जहाज और बाकी सब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप लड़ाई में एक साइड के साथ जुड़ जाते हैं। तो अब आप न्यूट्रल नहीं रहते। अगर आप अपनी एक साइड तय कर लें लड़ाई से कुछ पहले, तो आप न्यूट्रल तो रहे नहीं। तो अब सवाल ये है, आपका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। आप यही कर सकते हैं जो कि हो रहा है, कि जयशंकर और प्रधानमंत्री जो है वो जीसीसी के कभी कतर से बात कर लेते हैं, और या कभी सऊदी के प्रिंस से बात कर लेते हैं। इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है इस लड़ाई में, इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है। और ये सब जो है निर्भर कर रहे हैं अपने, कि हम रहें ऑन द अमेरिकन मिलिट्री पावर। तो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी, गलत फॉरेन पॉलिसी होने के कारण हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इंडिया का ईरान से अच्छा रिश्ता था, इधर एक सालों में धीरे धीरे तब्दीली आई। तो जंग के दौरान इसराइल से रिश्ता बढ़ा के रखना, पहली मर्तबा पीएम मोदी ने 13 मार्च को बात की ईरान के सदर से, और उस वक्त भी उनके ट्विटर पर था कि डीप कंसर्न है, कंडम का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो ईरान से बातचीत करने में इतनी देरी क्यों हुई भारत सरकार को? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि हमने अपनी साइड चुन ली है। इसीलिए जब उनके सुप्रीम लीडर की भी हत्या हुई थी, अली खमेनी साहब की, अभी तक हमारे यहाँ से किसी ने उसके ऊपर अफसोस जाहिर नहीं किया है। और वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अली खमेनी जो है वो शिया के लीडर नहीं थे, वो पूरे इस्लामिक उम्मा है, वो उनके लीडर थे। तो इसमें, और ये ईरान इन बातों को समझता है। ईरान एक बहुत सुलझा हुआ देश है, अक्लमंद लोग हैं, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो वो ये सब बात समझते हैं। पर वो ये भी समझते हैं कि ठीक है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, पर इंडिया हमारे साथ नहीं है। वो इस बात को समझते हैं अच्छी तरीके से। तो अभी जो है आगे चल के पता चलेगा। इस जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, ये लड़ाई कैसे खत्म होगी, उसके बाद तय होगा कि इंडिया की प्रेसिडेंसी कैसे लगेगी। ब्रिक्स की इस साल हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो मेरे हिसाब से हमारी प्रेसिडेंसी अच्छी नहीं हो सकती। बट ईरान ने तो इंडिया का साथ दिया, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया के जो टैंकर्स है उनको गुजरने की परमिशन दी जा रही है। पिछले दिनों अब्बास सिरागची ने भी कहा कि इंडिया और ये सब हमारे फ्रेंडली नेशन है, तो इनके जहाज़ों को गुजरने दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी हैं, जो उनके अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं तेहरान के, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान हैं। आप उनके जरा वो जो कह रहे हैं उनको आप सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ईरान जो है उनको इतनी छूट इंडिया को नहीं दे रहा है जैसे कि वो चाइना या रशिया या पाकिस्तान को दे रहा है। हमारे को उन्होंने तीन, वो हमारे जैसे वो बोल रहे हैं 3 टैंकर हमारे पास थे उनके, तो उसके बदले में उन्होंने 2 जहाज जाने दिए। अभी भी हमारे 10 या 12 टैंकर जो है वो कई दिनों से वहीं पड़े हुए हैं, वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो ईरान जो है, ईरान बोल रहा है कि हम जाने देंगे, पर ईरान की ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस भी होंगी, क्योंकि हमको वो अभी इंडिया को
ना तो एनिमी की कैटेगरी में रख रहा है और ना उस कैटेगरी में दोस्तों की रख रहा है जिसमें रशिया, चाइना और पाकिस्तान है। अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, नो किंग रैली। क्या इसका असर पड़ेगा ट्रम्प पर, व्हाइट हाउस पर, कुछ देखिए, इन चीज़ों का बहुत असर पड़ेगा और ये एक बहुत प्रेशर पॉइंट है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, क्योंकि जो उनका बेस था, ये जिस बेस के ऊपर जीत कर आए हैं, उसमें ये था कि ये पीस लाएंगे, लड़ाइयाँ बंद कराएंगे। और उन्होंने अपनी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे डिसाइसिव लड़ाई, जिसमें ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का फैसला होगा, वो उन्होंने शुरू कर दी बिना सोचे समझे कि मैं लड़ाई कर ही क्यों रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, लड़ाई का एक और फ्रंट परवीन जी लबनान बन गया है। लबनान में इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर रखा है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और इजराइल ने दावा किया है कि 10% लबनान की सरजमीन पर वो कब्जा भी करेगा। उसका क्या होगा? देखिए, बात यह है कि आज इसराइल जो है बहुत फ्रंट्स पे लड़ रहा है। वहां पे वो लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ाई कर रहा है, उधर ईरान में लड़ाई कर रहा है, उधर इन्होंने वो जो आईआरजीसी के कमांडर थे नेवी के, जिन्होंने स्टेट ऑफ हर्बोस में पूरे डिफेंसेस लगाए थे, उसको मार दिया। देखिए, इसराइल की जो लड़ाई करने की तकनीक है वो बहुत सीधी है कि हमको टारगेटेड किलिंग्स करनी है। उनकी सोच ये है कि अगर हम टारगेटेड किलिंग्स करते जाएं ईरान में, तो ईरान में डिविजन्स आ जाएंगी, कुछ रिलीजियस डिवीजन आ जाएंगी, एथनिक डिविजन्स आ जाएंगी और ईरान जो है वो टूट जाएगा। ये उनकी सोच है और शुरू से रही है अपने ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के लिए। अब जहां तक इजराइल का खुद ताल्लुक है, इजराइल बहुत ज़्यादा मार ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ पे ना तो इंटरसेप्टर हैं उन लोगों के पास, हैवी सेंसरशिप है वहाँ पर। तो यहाँ जैसे खबरें कुछ कुछ आती हैं, ठीक, कि करीबन 24 घंटे में से 23 घंटे जो इजरायली लोग हैं उनको अपने शेल्टर्स में रहना पड़ता है, वो भारी नहीं आ पा रहे हैं, तो इसराइल बहुत मार खा रहा है। पर इसराइल जो है वो अभी भी लगा हुआ है कि मैं किसी तरीके से लेबनान का कुछ हिस्सा ले लूं। तो ये एक डिमांड है। जैसे मैंने आपको बताया 5 पॉइंट जो उन्होंने रखे हैं, उसमें एक ये भी है कि जो हमारे सारे फ्रंट्स हैं उस पे आप लड़ाई बंद करिएगा। इसका मतलब जो लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ हो रही है वो भी बंद करिए। तो ये तो जब बातचीत अगर वो मान जाते हैं, क्या कहते हैं अमेरिकन, तो फिर तय होगा कि ये बिल्कुल तय है कि ईरान ये भी बोलेगा कि आप लड़ाई भी बंद करिए हिजबुल्लाह से, और जो ये इजरायली कब्जा कर रहे हैं वहां पे सदर्न लेबनान में, उसको खत्म किया जाए। परवीन जी, ईरान के टॉप लीडर सारे के सारे शहीद होते जा रहे हैं, फिर भी ईरान की आर्मी अपना काम कर रही है। तो ईरान का सिस्टम कैसे चलता है? क्या उस पर आपका तज्जिया है? किस तरह उनकी तैयारी थी इस जंग के लिए? देखिए, ईरान की सोच बिल्कुल सीधी सी है कि उन्होंने बहुत सारे, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, तो डिसेंट्रलाइज्ड कमांड के तहत ये जो है उनके हूतीज, हिजबुल्ला, ये सब डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है। जैसे मिलिशिया है, ये सीरिया में है, ये इराक में है, ये डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है। सिमिलरली जो उनकी अपनी है फौज है, जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, रेगुलर आर्मी है, तो वहां पर भी डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है। इसका मतलब ये है कि एक कमांडर होने का जरूरी नहीं है, कमांड को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। अलग अलग कमांडर हैं, उनको मालूम है हमें क्या करना है, समझा दिया गया है, और वो लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। सिंगल कमांडर की जरूरत नहीं है। तो उनका जो पूरा अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये सबक उन्होंने सीखा था जब पिछले साल 2025 में लड़ाई हुई थी 12 दिन की। तब भी इसराइलीज ने ये किया था कि उनके टॉप लीडर्स को मारा था, उनको असैसिनेट। तो ईरानियंस, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो उन्होंने पूरा अपना सिस्टम को ठीक करा हुआ है और इसमें उनकी जंग के रिजल्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो क्या अमेरिका इस जंग के बाद ये सबक सीखेगा कि उनको दूसरे मुल्कों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? जैसे पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया, कुछ भी नहीं मिला 20 सालों में। अमेरिका ने वही इराक में किया, लीबिया में किया और अब ईरान में।
देखिए, अमेरिका सीखेगा कि नहीं सीखेगा ये अमेरिका तय करेगा। पर जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया एक बात समझ रही है और वो ये है कि अमेरिका एज़ अ ग्रेट पावर, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जैसे मैंने आपसे कहा 3 बड़ी-बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका एज़ अ बड़ी ताकत वो अब नीचे हो रही है और बहुत तेज़ी से होगी इस लड़ाई के आखिर तक आप देखेंगे। अब वो क्या सीखेंगे सबक वो तय करेंगे। नेटो के साथ न देने का, इस जंग में न आने का क्या असर पड़ेगा अमेरिका पे? क्या देखिए, आगे कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि नेटो 70% तो अमेरिका ही है ना। जितनी भी ये स्पेस कैपेबिलिटीज हैं सब अमेरिका ही तो है ना, नेटो के पास थोड़ा ना कुछ है। तो नेटो आए या नहीं आए उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि ये लड़ाई जैसे चल रही है उसके अंदर अब नेटो की आज प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं ये हमारी लड़ाई नहीं है क्योंकि इनकी लड़ाई तो यूक्रेन है। तो अगर वो यूक्रेन की लड़ाई हार जाते हैं, जो कि ज़ेलेंस्की को अब लग रहा है मैं हार जाऊंगा, तो नेटो का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्लीक है, बहुत मतलब धीमा है, खत्म होने वाली बात है। तो उनके यहाँ आने ना आने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया परवीन जी, आपने काफ़ी वक़्त दिया और सारे मुद्दों पर आपने बातचीत की है। हमारे साथ थे परवीन स्वानी जी, जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और कई मामलों पर जो आपकी राय बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो आपने परवीन स्वानी जी को सुना, आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लिखिए और बहुत शुक्रिया परवीन जी, आपने टाइम दिया और माज़रत भी ताख़ीर के लिए मेरी तरफ से। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।